और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी में सर्वे होना था लेकिन सर्वे नहीं होने दिया। आखिर इस सर्वे से डर किस बात का है? सर्वे से क्यों डरा जा रहा है? पहली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं एम्बियंस के साथ। सर्वे की टीम जिस वक्त ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर दाखिल हुई, वक्त था 3 बजे, टीम अंदर गई, माना गया सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी। लेकिन अगली तस्वीर दिखाइए जरा, सर्वे शुरू होने ही नहीं दिया गया। ये आप देख रहे हैं फुल स्क्रीन तस्वीरें कि सर्वे शुरू नहीं होने दिया गया और सर्वे को रोक दिया गया और उसके बाद टीम बैरंग वापस लौट गई। तो टीम के बैरंग लौटने की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। आखिर सर्वे क्यों नहीं होने दिया गया? सवाल बड़ा यह है कि आखिर सर्वे से कौन डरा हुआ है, कौन रोक रहा है सर्वे? ये देखिए, सर्वे आई वाली टीम वापस लौट गई बिना सर्वे किए। तो आखिर सवाल यह, सर्वे से डर क्यों? ज्ञानव्यापी में सर्वे का आज काम पूरा नहीं हो सका। सर्वे का आज दूसरा दिन था आपको बताऊं, और सर्वे टीम को मस्जिद परिसर नहीं जाने दिया गया अंदर। सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष के वकील क्या कह रहे हैं? उन्होंने दावा किया मस्जिद के अंदर दरअसल भीड़ मौजूद थी। पहली बार भीड़ ने सर्वे टीम को आगे नहीं जाने दिया। आज वीडियोग्राफी भी नहीं हो पाई। उनका कहना है मस्जिद में वीडियोग्राफी का विरोध किया गया जब अंदर घुसे। पहले दिन भी सर्वे के दौरान हंगामा हुआ था। उनका कहना है मस्जिद कमेटी पक्ष ने आज भी विरोध किया है। भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया था। उस दौरान मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला कोर्ट में है। कहा गया कोर्ट कमिश्नर, जो कमिश्नर सर्वे करने आया था, मुस्लिम पक्ष का कहना है उसको बदल दो, लेकिन कोर्ट ने कमिश्नर बदलने की मांग खारिज कर दी। कोर्ट में 9 मई को अब मामले की सुनवाई होगी और सर्वे टीम को 10 मई से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं जो लॉयर, जो वकील अंदर सर्वे करने गए थे वो क्या कह रहे हैं। जो अंदर से बाहर निकले उन्हें सुनिए जरा। भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। हम लोगों के सामने कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे भैया, हम लोग गए तो मालूम हुआ कि कमीशन काम खत्म हो गया। बस रिकॉर्डिंग हुई, आज हमने कोई कार्रवाई नहीं हुई। विवादित क्षेत्र में नहीं जाने दिया गया। बताइए सर, सर्वे बैरिकेटिंग के अंदर नहीं जाने दिया गया हम लोग को। सुरक्षा प्रशासन समझे, प्रशासन कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं जाने दिया। अंदर 100 की संख्या में मुसलमान थे जो मस्जिद के अंदर थे, उन्होंने भी रोका है। आज कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होने के बाद जब हम लोग बैरिकेडिंग तरफ आगे बढ़े तो अंदर बहुत से मुस्लिम आगे अंदर बैठे थे, वो बाहर आ गए, गेट पर आ गए और प्रशासन ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आज आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। तो आपने सुना आखिर आज सर्वे क्यों नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूं एक तहखाना। ये आप देख रहे हैं, ये काशी विश्वनाथ है और इसके ठीक बगल में ये जो आप देख रहे हैं ये है ज्ञानव्यापी मस्जिद। बताया जाता है इस परिसर के अंदर एक तहखाना है। उस तहखाने में जो चीजें हैं अगर वो सामने निकल कर आ गई तो बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं इस परिसर के अंदर। आखिर उस तहखाने में क्या है? दावा करने वाले क्या कहते हैं? आखिर तहखाने का ताला किसके पास है? कौन किसके पास चाबी है? कौन ये तहखाना खोलेगा? ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, बताया जाता है हिंदू पक्ष के मुताबिक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उनका यह दावा है। दावे के मुताबिक यहां बजरंग बली की मूर्ति है। इतना ही नहीं, साथ ही अंदर गणेश जी की भी प्रतिमा है, उनकी भी मूर्ति है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में असली शिवलिंग छिपा हुआ है। प्राचीन कुएं में शिवलिंग के होने का दावा किया जाता है। 100 फीट ऊंचे आदि विश्वेश्वर के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का भी दावा किया जाता है इस तहखाने में। मुस्लिम पक्षकार इन दावों का खंडन करते हैं। ऐसे में सर्वे से ही तहखाने का सच सामने आएगा, लेकिन सर्वे की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन इतना ही नहीं, बवाल शुरू हो गया जब सर्वे की टीम पहुंची। लोग सड़कों पर निकल आए, हंगामा शुरू हो गया। वो तस्वीरें एम्बियंस के साथ दिखाइए, ये देख रहे हैं। नारे लगने लगे। वहां पहले से पुलिस मौजूद थी भारी संख्या में, वरना हंगामा और बड़ा हो जाता। प्रशासन ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी की थी। वो जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? आखिर विवाद किस बात का है वो आपको बताने जा रहा हूं कि इस ज्ञानव्यापी विवाद की शुरुआत कब से हुई, क्या दावे किए जाते हैं। यह मामला कोर्ट में भी लंबे वक्त से है। आखिर कब कब क्या क्या हुआ है, कैसे ये हालात सर्वे तक पहुंचे हैं, ये आपको बताते हैं। ये देखिए जरा। तो हुआ ये, दरअसल ये मामला पुराना है। 1991 में
1991 में पहली बार याचिका दायर की गई कोर्ट में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर। मस्जिद क्षेत्र में पूजा करने की अनुमति मांगी गई 91 में। 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बनी रहे और 2018 में स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने बढ़ा दी गई। यानी 93 से जो स्टे था, जो यथास्थिति बनी रही, उसके बाद 2018 में उसे बरकरार रखा गया। 2019 में वाराणसी में मामले की फिर से सुनवाई शुरू हुई और 2021 में ज्ञानव्यापी के पुरातत्व सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की इजाजत दी गई। ज्ञानव्यापी और श्रृंगार गौरी का विवाद पिछले साल शुरू हुआ है और अब कहा जा रहा है 18 अगस्त 2021 मैं आपको बताऊं 5 महिलाओं ने कोर्ट में शिकायत की कि उन्हें पूजा करनी है। श्रृंगार गौरी मंदिर में दर्शन पूजन हर रोज यह इजाजत दी जाए। कोर्ट ने कहा ईद के बाद सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया है। लेकिन आइए अब आपको सुनवाता हूं ये लोग जो हंगामा कर रहे थे, जो लोग काशी में रहते हैं, जो लोग वाराणसी में रहते हैं, इस पूरे विवाद पर उनका क्या कहना है, जरा उन्हें सुनिए। अगर कोर्ट के आदेश का विरोध हो रहा है तो ये कोर्ट की सीधी सीधी अवमानना है और कंडम ऑफ कोर्ट का नियम फॉलो होना चाहिए। ये तो कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट के आदेश के हिसाब से चलना चाहिए। विरोध करने का कोई हक ही नहीं बनता है। अभी तो सिर्फ सर्वे चल रहा है, कोई तरह की फैसला तो अभी आई नहीं है। ये उनका भय है मुस्लिम पक्ष का, ये डर रहे हैं कि उनका सच सामने आने वाला है, उनके मन में खोट है। और क्या बात हो सकती है जब निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। अंदर बोला गया था कि 4 से 5 लोग रहेंगे, मगर अंदर 100 से ज्यादा लोग, जो लोग बता रहे हैं कि मस्जिद का दरवाजा रोके खड़े हो गए एडवोकेट कमिश्नर का। इसके लिए कोई प्रशासन ने भी कुछ नहीं किया। ये सभी को अच्छे ढंग से मालूम है कि ये हम लोग का मंदिर पहले ये था और यही हम लोग कहते हैं और इसी तरीके से हम लोग दर्शन भी कराते हैं, यही कह करके कि भाई ये विश्वनाथ मंदिर पहले ये था। दोनों समुदाय के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको लेके अंदर सर्वे करवाइए, उसमें आपको क्यों इतराज हो रहा है? यदि वो मंदिर है वह तो मंदिर बनेगा, मस्जिद होगी। यदि वो मंदिर है तो वहाँ पे मंदिर बनेगा, बन के रहेगा। ये विरोध ये आम पब्लिक कोई नहीं कर रही है, हिंदू पक्ष कोई नहीं कर रहा है। ये पब्लिक सिर्फ जो है मोहम्मदन भाई हमारे जो है ये भरमाए जा रहे हैं। मंदिर था, है और रहेगा। लोगों का ये सोच है कि वो जान रहे हैं कि अंदर मंदिर का अस्तित्व है, मंदिर का हिस्सा है, तो भाई किस बात का डर है? जब कोई चोरी नहीं है तो वीडियोग्राफी के प्रशासन को जाने में रोक टोक क्यों? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को चाह रहे हैं कि होए। जिसको दिक्कत हो रही है सबको तो नहीं हो रही, कुछ लोग तो हैं उनको होगा करेंगे। पूरे उसके पिलरों पे, खम्भों पे, मेहराबों में और दीवारों पे हिंदू चिन्ह उपस्थित हैं। पुरानी काशी की नगरी जो कि सब लोग जानता है, इतिहास में सब कुछ मालूम है, तो वो चीज सामने आ जाए तो क्या बुराई है। और सोचिए अब ये कुछ लोगों के लिए सियासत की जमीन और उसके प्रयोग के लिए सबसे मुफीद जगह, तो असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा आक्रामक हो गए, भड़काने लगे, सर्वे पर सवाल करने लगे और इतना कहने लगे कि मुसलमानों के खिलाफ ऐलाने जंग हो गई। देखिए जरा ओवैसी क्या कह रहे हैं, उसके बाद सुनवाऊंगा ओवैसी किस तरह से हमला कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, ये असदुद्दीन ओवैसी को देख रहे हैं आप। ज्ञानव्यापी सर्वे पर ओवैसी का भड़काऊ बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा कोर्ट के फैसले को हिंसा का रास्ता खोलने वाला बताया है। सर्वे से एंटी मुस्लिम हिंसा का रास्ता खुला है, उनका कहना है। सेशंस कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना की है, ओवैसी कह रहे हैं। 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है। सर्वे की कार्रवाई कानून के खिलाफ है। ओवैसी का कहना है बीजेपी नफरत की सियासत करती है, दोबारा 1990 जैसा माहौल बनाना चाहते हैं। बीजेपी पर आरोप लगाए मुस्लिमों के खिलाफ बीजेपी ने जंग छेड़ दी है, मुसलमानों को अपना नेता चुनने की जरूरत है। बस यहीं से सारी बात शुरू होती है कि मुसलमानों को अपना नेता चुनने की जरूरत है और भाईजान चाहते हैं कि सब उन्हीं को नेता बना ले, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो अपनी हालत देख चुके हैं। जरा सुनिए ओवैसी को। सर्वे 1991 के एक्ट का वायलेशन है हमारी राय, मेरी राय में। सर्वे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कहता है कि 91 का जो एक्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर का ऐसा उसके खिलाफ है। आप किस बुनियाद पर सर्वे कर रहे भाई? आप क्यों सर्वे कर रहे हैं? आपको तो उसको खारिज करना चाहिए था, लोअर कोर्ट को तो खारिज करना चाहिए था कि सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर आप उसको सर्वे कराकर क्या करना चाह रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जिन पर आपने भरोसा किया वो ना सिर्फ नाकाम साबित हुए बल्कि उनकी वजह से आज मुल्क के इख्तिदार पर
ऐसी जमात बरसर इख्तिदार जमात है जो भारत के मुसलमानों के खिलाफ ऐलाने जंग कर चुकी है, यानी बीजेपी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अक़लियतें, हमारे दलित भाई और बहन, आदिवासी मेरी इस बात का नोट लें, सियासी ताकत बनिए। तो वैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ऐलाने जंग हो गई है, यानी मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो गई है। लेकिन ओवैसी की 5-7 साल में हालत कैसे बेहतर हुई है, यह आपको बताते हैं। ओवैसी जो खुद को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, उनके बारे में आपको बताऊं। हैदराबाद से चौथी बार MIM के सांसद चुने गए असदुद्दीन ओवैसी 2019 के एफिडेविट, 2000 ध्यान से पढ़िएगा, 2019 के एफिडेविट में ओवैसी की संपत्ति 17 करोड़ 90 लाख, यानी अब से 3 साल पहले मान लीजिए 17 करोड़ 90 लाख, 14 में कितनी थी? 4 करोड़। 4 करोड़ से कहां पहुंच गई? 5 साल में, मोदी सरकार के 5 साल में 4 करोड़ से 17 करोड़ पहुंच गई। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ ऐलाने जंग बीजेपी ने किया हुआ। 5 साल में संपत्ति में बढ़ोतरी 13 करोड़ हुई है, 15 करोड़ की अचल संपत्ति भी है। और इतना ही नहीं, ओवैसी के पास एक राइफल और पिस्टल भी है। ओवैसी पर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन ओवैसी के इस भड़काऊ बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है ओवैसी के रूप में देश के सामने दूसरा जिन्ना खड़ा हो गया है। बीजेपी कह रही है ओवैसी देश का बंटवारा करा देंगे। सुनिए जरा। ओवैसी साहब जिन्ना बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और ये राजनीतिक पिच पर जो बयान देते हैं और उनको लगता है कि इससे कोई वोट बैंक बढ़ने वाला है। मेरी उनसे निवेदन है, वोट बैंक की राजनीति में देश की एकता व अखंडता को दांव पर मत लगाएं। ओवैसी जी वहाँ पे अपना स्थान राजनीतिक तौर पर ढूंढ रहे हैं, किस प्रकार से हिंदू मुसलमान देश के अंदर किया जाए। वे अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जिस प्रकार से आए दिन भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। आप जरा सोचिए, इस तरह की बयान एक सांसद के द्वारा दिया जाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं और इस देश का विभाजन कर प्रधानमंत्री के पद का ख्वाब देख रहे हैं। भारत सरकार को तुरंत इस पर अंकुश लगाना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए और इनके खिलाफ देशद्रोह का जो मुकदमा है वो दर्ज होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर है एक बड़े अधिकारी से जुड़ी हुई। IAS के खजाने में नोट ही नोट। इतना नोट कहां से आया, किसका नोट है, ये देखिए जरा। ये जो आप देख रहे हैं नोटों का अंबार, कल ये मैंने खबर दिखाई थी, लेकिन इसमें बड़ी खबर आ गई, वो आपको बताएंगे। ये देखिए, और ईडी ने ई और डी लिख दिया है, ध्यान से पढ़िएगा। इतना पैसा निकला कि ई और डी लिख दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। ये खजाना मिला है, ये पैसा देखना है आप, नोटों की गड्डी कि गिनते गिनते एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी थक गए और ये देखिए ई और डी लिख दिया है। बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं, कितनी संपत्ति मिली है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, करोड़ों कैश के अलावा 150 करोड़ संपत्ति के दस्तावेज मिले। IAS सिंघल से रेड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। उनके घर से, उनके ठिकानों से 150 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए। सोचिए, एक IAS के पास इतनी संपत्ति के दस्तावेज। पल्स अस्पताल में छापेमारी भी खत्म हो गई है। अब तक छापेमारी चल रही थी, आइए वो वहां ले चलता हूं, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं जहां छापेमारी चल रही है। ये देखिए जरा, छापेमारी खत्म हुई, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां ईडी के ऑफिसर जो बाहर निकल रहे हैं अस्पताल के बाहर से। ये अस्पताल जो है, जो IAS है, उनके पति इस अस्पताल के संचालक हैं। इस अस्पताल में सुबह से रेड चल रही थी, अब ये रेड खत्म हो गई है। लेकिन आपको इसके आगे मैं बताऊं कि IAS है कौन। ये उन IAS की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इनका नाम है पूजा सिंघल। ये है वो IAS, देखिए जरा, ये है पूजा सिंघल। पूरा बायोडेटा मैं इनका दूंगा। इनके पति के CA जो है, उनके पास करोड़ों रुपया मिला है, कैश मिला है। पूजा सिंघल की अगली तस्वीर दिखाइए। मुख्यमंत्री के साथ उनके करीबी रिश्ते हैं। ये पूजा सिंघल को आप देख रहे हैं। ये झारखंड के CM हेमंत सोरेन बताया जाता है। हेमंत सोरेन के हर सरकारी कार्यक्रम में पूजा सिंघल मौजूद होती हैं। ये हेमंत सोरेन को आप देख रहे हैं। ये पूजा सिंघल। ये आरोप बीजेपी लगा रही है, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं जरा कहां कहां रेड पड़ी है, जरा देखिए जरा, किन किन ठिकानों पर रेड हुई है। ये आप देख रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन 25 ठिकानों पर, यानी इन
6 राज्यों के 25 ठिकानों पर रेड हुई है और इस रेड में क्या मिला है यह आपको दिखाऊंगा मैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए जरा, इस रेड में यह हासिल हुआ। ये आप देख रहे हैं, नोटों का ढेर आपको नजर आ रहा है और पूजा सिंघल खड़ी हुई है। आईएएस के सीए से 19 करोड़ 31 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। 19 करोड़ से ज्यादा। नोट गिनने के लिए बाकायदा मशीन मंगाई गई। 6 घंटे तक नोटों की गिनती चलती रही और 8 बक्सों में, जी हां वो बक्से, 8 बक्सों में पैसा लेकर अधिकारी गए। करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं और इतना ही नहीं, ईडी की कार्रवाई का आज दूसरा दिन था। आईएएस के पति के अस्पताल पर छापा मारा गया और आईएएस का पति अस्पताल का संचालक है। कोलकाता की टीम जांच कर रही है इस पूरे मामले की। रांची में 12 अधिकारियों की टीम इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। दिल्ली से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ज्वाइंट डायरेक्टर पहुंचे हुए हैं और कल 25 ठिकानों पर रेड की गई थी, छापेमारी की गई। अभिषेक का सीए यानी अभिषेक जो आईएएस के पति हैं, उनके सीए के ठिकाने पर रेड हुई। सीए के हनुमान नगर आवास पर रेड की गई। अभिषेक सीए की गिरफ्तारी हो चुकी है। आइए मैं दिखाऊं, पूजा के पति शिकंजे में है क्योंकि जो सीए जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है वो आईएएस के पति है। ये देखिए, ये है पूजा सिंघल, ये है उनके पति अभिषेक। तो अभिषेक के जो सीए हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। अगली तस्वीर में दिखाऊं, जरा सीए की तस्वीर दिखाइए। जो सीए है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है आईएएस के पति के सीए जिनकी गिरफ्तारी हुई। अपने साथ ईडी लेकर गई है इन्हें। कल रात ही इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो अगला ग्राफिक्स जरा दिखाऊं। ये जो सीए साहब है, ये बहुत पहुंची हुई चीज है, इनके बारे में बताते हैं। ग्राफिक्स दिखाइए, वॉल ग्राफिक्स दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं, इनके बारे में आपको बताऊं, ये है सीए। ये दरअसल ज्योतिषी हुआ करते थे और उसके बाद सीए बन गए। नाम इनका सुमन है। सीए सुमन सहरसा के रहने वाले हैं। 2008 के पहले सहरसा में रहा करते थे और सुमन ज्योतिष का काम करते थे जब सहरसा में रहते थे। फिर उनको लगा पढ़ाई लिखाई कर ली जाए, तो ज्योतिष के सहारे उस दौरान अधिकारियों से, बड़े बड़े आईएएस और अधिकारियों से संपर्क हुआ। इसके बाद सुमन ने सीए की पढ़ाई की, सीए बन गए। चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई के बाद रांची आ गए और रांची के बाद फिर इस तरह का जो खजाना मिल रहा है, यह कमाई शुरू हो गई। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं आईएएस के घर किन किन जगहों पर रेड हुई है, आईएएस के किन किन ठिकानों पर रेड हुई है, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये है आईएएस पूजा सिंघल का घर जहां पर रेड हुई। इसके अलावा अगली तस्वीर दिखाइए, उस हॉस्पिटल की तस्वीर। ये है वो हॉस्पिटल, ये जो आप देख रहे हैं, बड़ा हॉस्पिटल, बड़ी इमारत जो आप देख रहे हैं, ये आईएएस के पति जो है इस हॉस्पिटल के संचालक हैं। इसका नाम है पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसके संचालक हैं। यहां सुबह से रेड चल रही थी। अब जरा सुनिए, उससे पहले मैं आपको बताऊं ये आईएएस कौन है, इनका दरअसल विवादों से नाता है, वो भी आपको बताएंगे। पहले आईएएस पूजा सिंघल के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी हैं पूजा सिंघल। 3 बड़े पद पर तैनात है पूजा सिंघल। 3 बड़े पद पर तैनात है। उद्योग सचिव भी हैं, खनन सचिव भी हैं, इसके अलावा झारखंड विकास निगम की चेयरमैन भी है। आईएएस के 3 पदों पर होने से विवाद भी वहां चल रहा है पहले से। हेमंत सोरेन की करीबी मानी जाती है पूजा सिंघल। साल 2000 में पहली बार आईएएस बनी और उसके बाद सबसे कम उम्र की आईएएस बनी पूजा। जब आईएएस बनी तो सिर्फ 21 साल 7 दिन की थी। 21 साल 7 दिन की थी। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम है, इतनी कम उम्र में आईएएस बन गई। देहरादून में पूजा सिंघल का जन्म हुआ और गढ़वाल यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। आईएएस राहुल पुरवार से उनकी पहली शादी हुई। झारखंड कैडर के आईएएस हैं राहुल पुरवार। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, पारिवारिक विवाद हुआ जिसके बाद उनका तलाक हो गया। बिहार के अभिषेक झा से उन्होंने दूसरी शादी, दूसरा विवाह किया। पल्स अस्पताल चलाते हैं अभिषेक झा। लेकिन अब इस पर सियासत भी हावी है। बीजेपी सवाल उठा रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, क्योंकि आईएएस करीबी है हेमंत सोरेन के। हेमंत सोरेन कह रहे हैं ईडी का बीजेपी गलत इस्तेमाल कर रही है। दोनों को सुनिए। हेमंत सोरेन जो जेएम पार्टी के चीफ भी है और वहां के मुख्यमंत्री भी हैं, उनका सीधे सीधे इस पे तार जुड़ता है और उन्हीं के इशारे पे जो उनके जो खनन सचिव हैं, उन्होंने ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए, माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो बहुत सस्ते दर पे दिए
और अवैध तरीके से दिए और अवैध तरीके से पैसा कमाने का काम किया। आज उसका नमूना सामने दिख रहा है कि जिस तरह से कैश बरामद हुआ है और उसकी गिनती जारी है, कई मशीनें नोट गिनने वाली लगी, तब भी ये काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। जब राजनीतिक बैटल ग्राउंड में ये नहीं सकते हैं तो मिशनरीज का जिस तरीके से इनके लिए सदुपयोग शब्द बेहतर होगा, जो इनको लगता है कि हम इससे पार पा लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं या ना होगा। अब तो वो दिन दूर नहीं, मुझे लगता है कि सरपंच मुखिया के ये में भी ये पहुंचेंगे ईडी जांच करने को। इनका स्तर अब ये वहां तक ले जाने की तैयारी कर। और आइए आपको बताता हूं कि सियासी घमासान तो हो रहा है, लेकिन ये आईएएस साहिबा का विवादों से पुराना नाता है। इनके पूरा बायोडेटा के साथ आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, सरकार कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, पूजा जी का पूरा रुतबा रहा हमेशा। कई घोटालों में नाम आ चुका है, आरोप लग चुके हैं। मनरेगा में भी घोटाले का आरोप पूजा पर लगा। 16 करोड़ के घोटाले में नाम आया। खूंटी डीसी रहने के दौरान उन पर यह आरोप लगा। कोल ब्लॉक आवंटन में अनदेखी का भी इल्जाम लगा। उषा मार्टिन ग्रुप को आवंटित किया था उन्होंने। पलामू डीसी रहने के दौरान भी आरोप लगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब रही, 2 एनजीओ को 6 करोड़ रुपए दिए, इस तरह के भी इल्जाम थे। चतरा डीसी रहने के दौरान भी इस तरह के आरोप लगे हैं। तो विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, योगी के मुरीद, योगी के फैन गजनी से मिलवाने जाना। वो गजनी जो भगवा पहनता है, जी हां, ये योगी आदित्यनाथ, और ये आप देख रहे हैं गजनी। योगी राज में भगवाधारी हो गया गजनी भी। बड़ी बात यह है गजनी। ये देखिए, ये सुर्खियों में तब आए जब ईद की नमाज पढ़ने गए थे इन भगवा कपड़ों में। ये योगी आदित्यनाथ के फैन है। यहां तक तो बात ईद की थी, लेकिन अब ये क्या करने वाले हैं ये आपको बताएंगे। ये देखिए, नमाज पढ़ने के दौरान बैठे हुए हैं गजनी। ये है कौन? कौन है ये जो भगवा पहनते हैं? इन्होंने कहा है कि ये राम मंदिर के लिए 90 लाख रुपए देंगे। जी हां, 90 लाख रुपए देंगे। गजनी की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, क्या कह रहे हैं योगी के बारे में, ये भी आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये है गजनी। तो गजनी के बारे में आपको बताता हूं, उसके बाद आपको सीधे अयोध्या लिए चलेंगे। मंदिर कितना बनकर तैयार हो गया ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले गजनी का तारुफ आपको कराता हूं। ये देखिए, योगी राज में भगवाधारी हो गए गजनी। यूपी के मुजफ्फरनगर के ये रहने वाले हैं। इनके बारे में बताऊं, मोहम्मद समर नाम है इनका, पेशे से डॉक्टर है। इतना ही नहीं, आगे मूव करेंगे से। भगवा पहनकर ईद की नमाज अता करने गए थे ये। राम मंदिर के लिए 90 लाख रुपए दान देंगे गजनी, और भगवा को प्रेम का प्रतीक मानते हैं ये। भाईचारे का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं इस जरिए से। 15 मई से उत्तर प्रदेश भ्रमण पर निकल जाएंगे, और भ्रमण का मकसद क्या है? हर जिले की मस्जिद में जाएंगे गजनी। मस्जिद में जाकर भगवा के प्रति प्रेम को जगाना इनका मकसद है। सीएम योगी आदित्यनाथ से प्रभावित हैं, और माफियाओं पर योगी ने जो बुलडोजर चलाया उसके समर्थक हैं। इनका कहना है सही बुलडोजर चला। अब आइए, इतना इनके बारे में जान लिया है तो इन्हें सुन भी लीजिए ये क्या कह रहे हैं। ये आज जो है मैं इतना मोहब्बत वाला माहौल है, और योगी जी के राज में योगी जी ने पूरा उत्तर प्रदेश को भगवामय कर दिया है। भगवा जो कलर है, एक मोहब्बत का प्रतीक है, और इसके जरिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि योगी जी के राज में एक दंगा मुक्त प्रदेश, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब प्यार से रह रहे हैं, और पूरे प्रदेश में कोई दंगा नहीं है। मुस्लिम समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं, योगी जी जो है, हमारी योगी सरकार आपकी तरफ एक मोहब्बत का हाथ बढ़ाना चाहती है। आप सब लोग भी मोहब्बत के हाथ बढ़ाएं, क्योंकि इधर से भी अगर मोहब्बत का हाथ बढ़ेगा तो दोनों तरफ प्यार बढ़ेगा। तो गजनी मंदिर में 90 लाख रुपए दान देने की तैयारी में है। बात मंदिर की हो रही है, तो सीधे आपको अयोध्या लिए चलते हैं। और राम मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंचा, ये देखिए जरा। ये जो मैं आपको ईंट दिखा रहा हूं, श्री राम लिखी हुई ईंट पहुंची है। ये ईंट मैं आपको अयोध्या में दिखा रहा हूं। अयोध्या में जो ईंट रखी है, देखिए श्री राम लिखा हुआ है। इन ईंटों के जरिए राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है। अगली तस्वीर में दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े ग्रेनाइट के जो स्लैब देख रहे हैं, ये ग्रेनाइट के स्लैब से वहां काम चल रहा है, और इन स्लैब के जरिए जो मंदिर का चबूतरा है, मंदिर की ऊंचाई काफी होगी, उसे बनाया जाएगा। ये वो तस्वीरें दिख रहे हैं। अगली तस्वीर में दिखाऊं कंस्ट्रक्शन साइट की। ये देखिए, निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, और बहुत जल्दी पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं मंदिर निर्माण कार्य की। कहां, कैसे, किस स्थिति में काम चल रहा है, कितनी तेजी से काम चल रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जो लोग देख रहे हैं, ये लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली कह रहे हैं।
ये कह रहे हैं इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो राम मंदिर निर्माण में आकर हाथ बटा सकेंगे। जरा इन लोगों को पहले सुनिए। लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, क्या मन में है भाव? सर मन में बहुत है बनाने का मंदिर। हमारे मन में हम जल्दी से जल्दी ये मंदिर बन के तैयार हो और हमारे मन में उत्साह है और हमारा भाग्य ऐसा था कि हमको यहाँ पर काम करने का मौका मिला। मन में बहुत प्रशंसा हो रहा है सर। कितने घंटे आप करते हैं? ये सर हम 11 घंटे करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, मन में केवल राम राम बसे हैं बस सर। अच्छा लग रहा है, मंदिर बनाने का सौभाग्य मिला, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और आइए अब आपको बताता हूं कितना मंदिर बनकर तैयार हो गया। भव्य राम मंदिर आप देख रहे हैं, एक तरफ आप सरयू को बहता हुआ देख रहे हैं। 2 चरणों का काम मंदिर में पूरा हो चुका है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज कंप्लीट हो गया है। तीसरे चरण, तीसरे दौर में मंदिर निर्माण का कार्य पहुंच चुका है। जो नींव है, इसका जो बेस है, नींव को कंक्रीट से तैयार किया जा चुका है, यानी नींव भरी जा चुकी है। अब नींव के ऊपर फर्श ऊंचा किया जा रहा है। फर्श की ऊंचाई आपको बताऊं 21 फीट होगी, यानी जमीन से 21 फीट ऊंचा तो फर्श होगा, जो आपको मंदिर में भी दिखाई दे रहा होगा, सीढ़ियों से के बीच का जो फर्श है। 7 लेयर का फर्श बनाया जा रहा है, 7 लेयर्स इसमें है और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनाई गई है। इस तरह से 7 लेयर का फर्श है। गर्भगृह के चारों ओर 5वीं लेयर इस वक्त डाली जा रही है, जो काम की प्रोग्रेस है। 15 फीट की ऊंचाई की फर्श तैयार हो गई है। 21 फीट तैयार होनी है, 15 फीट तैयार हो चुकी है। मंदिर निर्माण का 30% कार्य पूरा हो चुका है। तो यह था मंदिर का निर्माण कार्य। दिसंबर 2023 तक पहला फ्लोर तैयार हो जाएगा, यानी सिर्फ 1 साल और बचा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और दिसंबर 2023 से श्रद्धालुओं का दर्शन शुरू हो जाएगा। दर्शन और मंदिर निर्माण साथ में जारी रहेगा। आइए अब आपको मैं दिखाता हूं, वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो मंदिर निर्माण आपको बताएगा। जरा इसको फुल स्क्रीन लीजिए, फिर से इसे प्ले करिए इस विजुअल को और फुल स्क्रीन दिखाइए। ये देख रहे हैं इस तरह से हो रहा है मंदिर। ये देखिए, ये सरफेस आप देख रहे हैं, ये जो चबूतरा बन जाएगा, उसके बाद पिलर्स इस तरह से उठाए जाएंगे क्रेन से और इन जगहों पर लाकर रख दिया जाएगा। ये देखिए, एक के ऊपर एक सब कुछ बनकर आएगा, ऐसे पूरे मंदिर को असेंबल कर दिया जाएगा। ये देखिए जरा, गर्भगृह से लेकर हर चीज देखिए किस तरह से बनकर तैयार होगी। ये एनिमेटेड विजुअल है। इसी तरह से मंदिर का निर्माण किया जाना है और इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और ये देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से अंदर से दिखेगा मंदिर की भव्यता, जिसे देखकर आपको अंदाजा होगा कि आखिर कितना शानदार मंदिर होगा। और आइए हमारे रिपोर्टर विवेक राय खुद अयोध्या गए, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के बाद वो रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं कि कहां कितना काम अभी हुआ है। सुनिए जरा विवेक। इस वक्त हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हैं और अंदर की वो तस्वीरें रिपब्लिक आपको दिखाएगा कि अभी क्या स्थिति है मंदिर निर्माण की। सबसे पहले वो वाला एरिया मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां फिलहाल लोग रामलला के दर्शन कर पाते हैं। जो सामने की तरफ में जो 3 का एरिया आप देख रही हैं, उस तरफ जाकर के रामलला के फिलहाल जो दर्शन है वो हो पा रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा एरिया जहां पर आपको ढेर सारे पत्थर ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये मंदिर निर्माण का पूरा एरिया है। तकरीबन 67 एकड़ का पूरा एरिया जिसमें मंदिर पूरा का पूरा जो परिसर है, और ये जिसमें मंदिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो तकरीबन 3.25 एकड़ का एरिया जहां पर मंदिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये जो सामने की जो तस्वीरें हैं, ये गर्भगृह की वो तस्वीर जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आप देख पा रहे हैं। सामने की जो ध्वजा आपको दिख रही है वही गर्भगृह है, वहीं पर रामलला विराजमान होंगे। तो आपने देखी विवेक राय की रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से एक्शन में है। कल योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे। ये देखिए जरा, अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ के साथ आप देख रहे हैं राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को योगी आदित्यनाथ ने जाकर अयोध्या में पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ी भी गए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पूरी तरह से अयोध्या के निर्माण कार्य पर नजर है। आइए अब आपको सुनवाते हैं तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी क्या कह रहे हैं, कितना काम पूरा हुआ, उन्हें सुनिए। उसके बाद आपको बताएंगे जो पत्थर लग रहे हैं उसकी खासियत क्या है, कहां से आ रहे हैं, कितना पत्थर लगेगा। जरा चंपत राय जी को पहले सुनिए। 1 महीने पहले आंकलन लगाने की कोशिश की गई थी। सबका गणित लगाकर ये सोचा गया था, बताया भी गया था कि संभवतः हमने 29 से 30% काम प्राप्त कर लिया है, पूरा कर लिया है।
और उसी आधार पर ये कहा गया कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह पर नक्काशीदार पत्थरों का काम पूरा हो जाएगा पहली मंजिल में। गर्भगृह के पीछे की ओर परिक्रमा बन जाएगी। गर्भगृह के पूर्व दिशा में एक मंडप और तैयार हो जाएगा और गर्भगृह में हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान के दर्शन इसी मंदिर में होंगे, अपने वास्तविक घर में होंगे। मंदिर का आगे का निर्माण कार्य और भगवान के दर्शन ये साथ साथ चल सकते हैं। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं एक दिलचस्प चीज कि आखिर जो पत्थर लग रहे हैं वो पत्थर कहां से आए हैं, कैसे पत्थर है वो, उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये है मेरे आगे जो आप देख रहे हैं, ये जो पत्थर है ये इन्हीं से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये अयोध्या में रखे हुए पत्थरों की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो हो ये रहा है कि जल्द नक्काशीदार पत्थर लगने शुरू हो जाएंगे। जो नक्काशी किए हुए पत्थर हैं ये लगने शुरू हो जाएंगे। फर्श के लिए ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्नाटक और तेलंगाना से ये ग्रेनाइट पत्थर मंगाए गए हैं राम मंदिर के लिए। ग्रेनाइट पत्थरों का ब्लॉक बनाया गया है, बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक 5 फीट लंबा है ये और 2.5 फीट चौड़ा है। ग्रेनाइट ब्लॉक की ऊंचाई 3 फीट है, यानी काफी बड़े पत्थर हैं ये। एक ब्लॉक करीब 2.5 टन का है, इसका वजन 2.5 टन है। 17,000 ब्लॉक का इस्तेमाल होना है। अब अंदाजा लगाइए, केवल फर्श के लिए 17,000 ब्लॉक का इस्तेमाल होना है। राजस्थान से गुलाबी नक्काशीदार पत्थर मंगाए गए हैं। गर्भगृह में लगेंगे मकराना के सफेद संगमरमर। संगमरमर की नक्काशी का काम फिलहाल जारी है, तेजी से काम हो रहा है और जल्द अयोध्या पहुंचने शुरू हो जाएंगे ये संगमरमर भी। आइए अब आपको लिए चलते हैं सीधे अयोध्या। हमारे सहयोगी विवेक राय की एक और रिपोर्ट देखिए। हम आपको ये अलग अलग ब्लॉक्स का भी जिक्र करें। ये जो ब्लॉक्स हैं ऐसे ऐसे ही ब्लॉक्स अलग अलग पूरा ये ब्लॉक से ही मंदिर बन रहा है, ऐसे ही पत्थरों से मंदिर बन रहा है। और इसकी बात करूं अगर तो ये कर्नाटक तेलंगाना के ग्रेनाइट पत्थर हैं जिनसे निर्माण हो रहा है। और अगर एक इस पूरे ब्लॉक की बात करूं, जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स की जो बात करूं तो ये 5 फीट लंबे हैं, 2.5 फीट चौड़े हैं और 3 फीट ऊंचे हैं। अंदर जो मशीन्स हैं, मशीन्स प्रॉपर यहाँ पर लगी हुई हैं जो काम कर रही हैं। वहां पर मशीनों को, पत्थरों को ले आने के लिए भी जो मशीन्स हैं वो लगाई गई हैं। देखिए आप, ये सामने वाली जो जगह है इसमें अंदर जो पत्थर हैं वो रखे हुए हैं। आप देखिए सामने। तो विवेक राय खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। मैं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के